नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे। देखिए, चाइना इतना एग्रेशन क्यों दिखा रहा है? चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो वॉर हो, चाहे 2 दशकों से जो उसकी इकोनॉमी है जिस तरीके से बढ़ी है, उसके पीछे के कारण क्या है? देखिए, एक तो ये कारण है कि वहाँ की जो सरकार है वो कम्युनिस्ट है और वो ट्रेड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन किसी भी देश को उन्नत होने में जो एक फैक्टर काम करता है वो कहीं ना कहीं इमोशन भी होता है। चाइनीज़ राष्ट्रपति के भाषणों में कहीं ना कहीं आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। देखिए, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन एक टाइम पीरियड है चाइना की हिस्ट्री में। 1839 से लेकर 1949 तक का ये जो टाइम है, यहाँ पर चाइना को बहुत बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया। इस समय काल में जापान, रशिया और ब्रिटेन ऐसे 8 बड़े देशों ने चाइना को जमकर लूटा था। जिस तरीके से हमारे देश को अंग्रेज़ों ने लूटा था, उसी तरीके से वहाँ पर 8 बड़े देशों ने बहुत बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया था। इसी टाइम पीरियड को हम लोग सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं। सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ी हिस्ट्री जाननी होगी। चाइना में इंपीरियलिज्म हज़ारों सालों से चलता आ रहा था। चाइना उस समय तक स्ट्रॉन्ग देश हुआ करता था और ये सिलसिला 2000 सालों तक चलता रहा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने से पहले ही चाइना ने दुनिया को बहुत बड़े बड़े आविष्कार दिए थे, जिसमें गन पाउडर, पेपर इत्यादि हैं। बात करते हैं 17th सेंचुरी से, जब चिंग डायनेस्टी सत्ता में आती है मिंग डायनेस्टी को डिफीट करके। उस समय तक चाइना जो है हाईएस्ट एक्सटेंट पे था। चाहे तिब्बत हो, चाहे मंगोलिया हो, मंचूरिया हो, इन सभी के क्षेत्र चाइना में ही मिलते थे। चिंग डायनेस्टी के अधिकार में ही थे सारे। लेकिन 18th सेंचुरी के एंड में आ जाते हैं वहाँ पर अंग्रेज। अब अंग्रेज क्या करते हैं, वहाँ पर व्यापार करने की अनुमति मांगते हैं राजा से। राजा कहता है, देखो भाई, हमारे पास सब कुछ है, हमारा जो ये साम्राज्य है स्वर्ग का साम्राज्य, हमारे यहाँ सब कुछ मिलता है। हमारे यहाँ पास पोर्क्लेन है, हमारे पास सिल्क है, जिसकी जो है मांग यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा है। हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, आप हमें सिर्फ मनी दीजिए। सिल्वर में वो डील करते थे। चाइना का एक छोटा सा रीजन था ग्वांगजू, उसे हम कैंटोन भी कहते थे। वहाँ पर विदेशी छोटे लेवल पर व्यापार किया करते थे। देखिए, चाइना के चाय की पूरी दुनिया दीवानी थी। वहाँ से जो चाय यूरोपीय देशों में बहुत जाया करते थे। लेकिन अंग्रेजों को इससे दिक्कत थी। वो कहते थे कि देखो, हम ये अपना सामान तो हमें दे रहे हैं, लेकिन हमसे कुछ सामान ले नहीं रहे हैं, सिर्फ पैसे ले रहे हैं। फिर अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया कि उन्होंने अफीम बेचना शुरू कर दिया, ओपियम। उसकी खेती भारत में करते थे और चाइना में जाकर उसे बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही समय के बाद चाइना की बहुत सारी जनता, 1 करोड़ से ज़्यादा जो वहाँ की जनता थी, वो अफीम की शिकार हो गई, एडिक्ट हो गई। राजा ने अपनी जनता को बचाने के लिए अफीम के व्यापार पर रोक लगा दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने अफीम के व्यापार को बचाने के लिए वहाँ पर अपनी नेवी भेजी और शुरू होता है 1839 में फर्स्ट ओपियम वॉर, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने चाइना के साथ ऐसी ऐसी संधियाँ साइन करी जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हुआ। फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद एक संधि होती है, ट्रीटी ऑफ ननकाई 1842 में। इसमें क्या होता है कि हांगकांग को ब्रिटेन को दे दिया जाता है 99 सालों के लिए, ताकि बाद में कभी कोई दिक्कत ना आए। साथ ही साथ कैंटोन और 4 ऐसे बड़े बड़े पोर्ट को खोल दिया गया अफीम के व्यापार के लिए। देखिए, इस ट्रीटी में इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हुई कि चाइना को 21 मिलियन सिल्वर कॉइन देना पड़ा ब्रिटेन को युद्ध की भरपाई के लिए। इतना ही नहीं था कि 1856 में सेकंड ओपियम वॉर होता है, जहां पर ब्रिटेन की जो आर्मी थी उसने चाइना के राजमहल में घुसकर वहां आग लगा दी। उसके बाद 1884 में शुरू होता है शीनो फ्रांस वॉर, चाइना का फ्रांस से वॉर होता है। उसके बाद जापान जैसा छोटा सा देश, जिसने 1894 में शीनो जापान वॉर चाइना से लड़ा। इन सभी युद्धों के बाद जो संधियाँ हुई वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी। मंचूरिया पर रशिया का कब्जा हो गया, हांगकांग को ग्रेट ब्रिटेन ने ले लिया, मकाऊ को पोर्चुगल ने ले लिया, जिनजियांग को फ्रांस ने ले लिया। इस तरीके से सभी देशों ने मिलकर चाइना का बंदरबाट कर लिया। देखिए, चाइना में राजा था, लेकिन राजा का जो अधिकार था व्यापार पे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बाहरी जो ताकतें थी उनका कंट्रोल व्यापार पे हुआ करता था। सब बाहरी आक्रमणों के अलावा भी जो चाइना के अंदरूनी हिस्से थे, अंदरूनी हिस्सों में भी कुछ रिवोल्ट हुए। जैसे ताइपिंग के रिवोल्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं जीसस क्राइस्ट का भाई हूँ, और वहाँ के जितने भी क्रिश्चियन थे उनको अपने पक्ष में कर लिया। और इस तरीके से वहाँ पर एक रिवोल्ट हुआ जिसे चिंग डायनेस्टी ने दबाया। लेकिन इस पूरे रिवोल्ट में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जाने गई चाइना में। 19वीं सदी के अंत तक राजा वहाँ का एक नाम मात्र का शासक था। जो भी कंट्रोल हुआ करता था सारी बाहरी ताकतों का था। ये देखकर जो चाइना की जनता है उनमें बहुत आक्रोश था। उन लोगों ने क्या किया कि जो राजा है उसके पक्ष में और बाहरी ताकतों के विपक्ष में एक विद्रोह शुरू किया, जिसको हम बॉक्सर विद्रोह कहते हैं। उनमें वो लोग शामिल थे जो चाइना के जो मार्शल आर्ट जिन्होंने सीख रखा था,
जो गांव के लोग थे वो शामिल थे। लेकिन इस विद्रोह को जो ये बाहरी ताकतें थीं उन्होंने दबाया और चाइना पे बहुत भारी कर लगाया, जिसको चाइना 30 सालों तक चुकाता रहा। 1911 में एक रिवॉल्यूशन होता है जिसमें चिंग डायनेस्टी को ख़त्म करके क्योमितांग पार्टी द्वारा एक नेशनलिस्ट सरकार बनती है जिसके नेता सन यात सेन होते हैं। इन्होंने जनता को समझाया कि देखो हमारे साथ जो 80 सालों से हो रहा है वो बहुत ह्यूमिलिएटिंग है, और उन्होंने जनता को अपने पक्ष में किया और बाहरी ताकतों को ये बताया, ये बोला उन्होंने कि अब देखो हम पहली पुरानी ट्रीटियों को नहीं मानने वाले हैं, हमसे व्यापार करना है तो हमारी शर्तों पे ही व्यापार होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा कि जनता को अपने पक्ष में लिया। लेकिन फिर 1927 से सिविल वॉर शुरू हो जाता है नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच। वहाँ पर दो गुटों में लोग बढ़ जाते हैं, नेशनलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। अब क्या होता है कि इसी बीच 1937 में जापान की ताकत बढ़ जाती है। जापान ने क्या किया, चाइना पे अटैक किया, वहाँ मंचूरिया पे उसने अपना कब्जा कराया तथा उत्तरी चाइना के बहुत सारे क्षेत्र में उसने नरसंहार करा, जिसमें एक नैनकाई मैसेकर है 1937 में, ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कम्युनिस्टों ने और नेशनलिस्टों ने मिलकर जापान का मुकाबला करा था। 1945 में जापान पर एटम बॉम्ब गिराया जाता है, जिससे कि जापान की हार होती है और चाइना फ्री हो जाता है। मित्र राष्ट्र में शामिल होने की वजह से चाइना को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उसको जगह मिलती है। इस तरीके से 1949 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में वहाँ पर कम्युनिस्ट की सरकार बनती है और नेशनलिस्ट लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है, वो ताइवान में रहना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से जो कम्युनिस्ट की सरकार है वो आज भी चल रही है, जिसके नेता शी जिनपिंग हैं। और इस तरीके से देखिए हमारे देश को भी सीखना चाहिए चाइना से। चाइना ने जिन परिस्थितियों से अपने आप को निकाला और आज वह विश्व शक्ति बनने के कगार पर है, उसी तरीके से हम भी चाइना से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं और अपने देश पे अप्लाई कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं जिस तरीके से चाइना ने किया है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।